सभी दोस्तों का फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था लिपि के बारे में। लिपि का मतलब लिपि शब्द है वो सबसे पहले कहाँ से मिला था उसके बारे में पढ़ा था। फिर लिपि में ब्राह्मी लिपि पढ़ी थी। उसके बाद में उसकी भूमिका पढ़ी थी। उसके बारे में कुछ मत पढ़े थे। फिर हमने विशेषता देखी थी ब्राह्मी लिपि की। आज हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। ब्राह्मी लिपि के दो भाग बताए थे कल हमने। आज पार्ट सेकंड में हम देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। सबसे पहले देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी लिपि क्या है, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी है, उसके भी भेद हैं। सबसे पहले क्या है, गुप्त लिपि। बाद में क्या है, कुटिल लिपि। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि उत्पन्न हुई। कुटिल लिपि से देवनागरी या नागरी लिपि उत्पन्न हुई, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे उत्तरी ब्राह्मी का भेद है, वो कौन सा है, गुप्त लिपि। कौन सा है, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि में सबसे पहले देखेंगे गुप्त लिपि क्या है। गुप्त लिपि है वो गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा अपनाए जाने के कारण गुप्त लिपि कहलाई। समय 4 से 5 शताब्दी है किसका, गुप्त लिपि का, ठीक है। आगे देखो दूसरा नंबर भेद है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि किसका भेद है, बताओ, कुटिल लिपि किसका भेद है। कुटिल लिपि है ब्राह्मी लिपि का भेद। कौन सा भेद है, कुटिल लिपि का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, गुप्त लिपि से। गुप्त लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ब्रह्मा लिपि से, ठीक है। कुटिल लिपि में क्या है, इसकी समय अवधि देखो क्या होगी, 6 से 9वीं शताब्दी तक। 6 से 9वीं शताब्दी तक। कुटिल लिपि है क्या, यह गुप्त लिपि की पुत्री है। किसकी, गुप्त लिपि की। इसके अक्षर टेढ़े लिखे जाते हैं इसलिए कुटिल लिपि कहलाई। मतलब अक्षर टेढ़े कैसे, ये तो एकदम एक लाइन में है, सीधा है। अक्षर टेढ़े मतलब ऐसे, ठीक है। लाइन तो ऐसे सीधी है पर ऐसे टेढ़े, तो वह क्या होगी, कुटिल लिपि। ये गुप्त लिपि की क्या है, पुत्री है। इसके अक्षर कुछ टेढ़े लिखे जाते थे इसलिए कुटिल लिपि कहा गया। अक्षर टेढ़े लिखे जाते थे इसलिए क्या कहलाया, कुटिल लिपि कहलाई। मतलब ये अक्षर टेढ़े लिखे जाते थे इसलिए। 3 नंबर है देवनागरी या नागरी, ठीक है। यह 9वीं शताब्दी के अंत में आई, अर्थात 10वीं शताब्दी के शुरू में इसकी शुरुआत हुई। 10वीं शताब्दी में कौन सी लिपि की शुरुआत हुई थी, देवनागरी की। कौन सी की, देवनागरी। दक्षिण भारत में नागरी को नंदनागिरी कहा गया। दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहा गया, नंदनागरी, ठीक है, नंदनागरी। दक्षिण भारत में इसका प्रारंभिक रूप 8वीं शताब्दी में देखने को मिला। दक्षिण भारत में देवनागरी को कहा क्या गया था, नंदनागरी। और दक्षिण भारत में इसका प्रारंभिक रूप मतलब देवनागरी लिपि है, उसका प्रारंभिक रूप दक्षिण भारत में कब प्रारंभ हो गई थी, 8वीं शताब्दी में हुई। लेकिन ये संपूर्ण रूप से कब, पूरे भारत में लगभग कब हुई, 9वीं शताब्दी के अंत में, अर्थात 10वीं शताब्दी के शुरुआत में। दक्षिण भारत में कब हुई थी, 8वीं शताब्दी में देखने को मिला था। जबकि उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी में महेंद्रपाल प्रथम के दान पात्र पर देखने को मिलता है। उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी से पहले देवनागरी का कहीं तथ्य नहीं मिलता है, लेकिन 10वीं शताब्दी में महेंद्रपाल प्रथम है जो उसका दान पत्र है उस पर देखने को मिलता है। मतलब लिखा गया जो भी लेख है, इसलिए लेख को देखकर पता चलता है कि ये देवनागरी लिपि है, ठीक है। ये होगी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के नामकरण और मत क्या है, मतलब इसके मत क्या है। जैसे ब्राह्मी लिपि के मत देखे थे हमने, देवनागरी के क्या है। नगरों में प्रचलित भूमि के कारण नागरी कहलाई। मतलब नगरों में प्रचलित भूमि के कारण, नगर में मतलब शहर में प्रचलित के कारण क्या कहलाई, नागरी कहलाई। गुजरात के नगर ब्राह्मणों द्वारा अपनाए जाने के कारण क्या कहलाई, नागरी। गुजरात के ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनाई तो क्या कहलाई, नागरी कहलाई। नागर ब्राह्मण, गुजरात के नागर ब्राह्मण, ठीक है। नागर ब्राह्मणों के द्वारा अपनाए जाने के कारण क्या कहलाई, नागर ब्राह्मण। कहाँ के नागर ब्राह्मण, गुजरात के। इनके द्वारा अपनाए जाने के कारण देवनागरी को नागरी कहलाई या कहा गया। अगला मत देखो किसका, देवनागरी लिपि का। बौद्ध धर्म के ग्रंथ ललित विस्तर, कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के ग्रंथ
किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ ललित विस्तर, जिसमें 64 लिपियाँ हैं। 64 लिपियाँ। ललित विस्तर में देव तथा नाग लिपियों का वर्णन है। इसी से इसका नाम देवनागरी मिला। 64 लिपियों में से देव तथा नाग लिपियों का वर्णन है, इसका मिलाकर, दोनों को मिलाकर देवनागरी पड़ गया। कौन से ग्रंथ में? बौद्ध धर्म के ग्रंथ ललित विस्तर। ग्रंथ का क्या नाम है? ललित विस्तर। ठीक है, अगला मत देखो। इसके अक्षर मध्यकालीन स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलते जुलते हैं। इसके अक्षर, किसके अक्षर? देवनागरी। मध्यकालीन स्थापत्य कला की नागर शैली से मिलते जुलते हैं, इसलिए नागर शैली से, किसके? नागर शैली से मिलते जुलते हैं, इसलिए क्या कहा गया? नागरी। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि नागरी शब्द क्यों पड़ा? नागर शब्द से पड़ा। ठीक है, अगला मत देखो। देवनागर काशी में प्रचलित होने के कारण देवनागरी कहलाई। काशी में एक देवनागर नामक स्थान है, वो प्रचलित होने के कारण क्या कहलाई? देवनागर। मतलब तथ्य एक ही है, नागर शब्द होने के कारण देवनागरी पड़ा। अगला मत देखो। पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था, जबकि चंद्रगुप्त को देव कहा जाता था। इनके द्वारा अपनाई जाने के कारण देवनागरी कहलाई। पाटलिपुत्र है वो क्या, उसको क्या कहा जाता था? नगर, मतलब शहर कहा जाता, नगर कहा जाता था। और चंद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता था? देव, मतलब वो करता धरता था, इसलिए देवता मानते थे इसको, इसलिए उसको देव माना जाता था। चंद्रगुप्त ने क्या कहा, क्या क्या इस लिपि को अपनाया, तो वो क्या कहलाई? देवनागरी कहलाई। ठीक है, अगला मत देखो। जब नागरी देव भाषा संस्कृत से जुड़ी तो देवनागरी कहलाई। जब नागरी देव भाषा, कौन सी भाषा? देवनागरी देव भाषा संस्कृत से जुड़ी तो देवनागरी कहलाई। ठीक है, ये मत सर्वमत मान्य है। सर्वमत मान्य कौन सा मत है? ये अंतिम वाला। जब नागरी देव भाषा संस्कृत से जुड़ी तो देवनागरी कहलाई, ये सर्वमान्य मत है। देवनागरी के गुण या विशेषता, ये देखो। देवनागरी के गुण या विशेषता क्या है? प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए हम जो मतलब बोलते हैं, जिसके द्वारा हम विचार समझते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, उसका क्या है? निश्चित चिन्ह है प्रकट करने का। मनोवैज्ञानिक लिपि है, कौन सी है? मनोवैज्ञानिक लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी। उच्चारण व लेखन में एक रूपता है, मतलब एक रूप है, जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। कम खर्चीली है, मतलब कम पैसे लगते हैं। आगे देखो। सुंदर और सरल है। सुंदर, देखने में सुंदर भी लगती है और सरल भी है बोलने में। अक्षरात्मक और अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। आधे अक्षर भी लिखे जा सकते हैं और पूरे अक्षर भी लिखे जाते हैं। अपरिवर्तनीय उच्चारण लिपि है। समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। स्पष्टता है, नियमबद्धता है। ये क्या हो गई? देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि के दोष कौन कौन से हैं? देखो, देवनागरी लिपि के दोष कुल 403 टाइप होने के कारण टंकण और मुद्रण में परेशानी होती है। पहला दोष कौन सा है? 403 टाइप होने के कारण टंकण और मुद्रण में परेशानी होती है। शिरोरेखा अनावश्यक अलंकरण है। ई स्वर का उच्चारण बाद में होता है, जबकि लिखी पहले जाती है। ठीक है, समरूप वर्णों का प्रयोग, मतलब समरूप, द, ध, भ, भ, इनका शुद्ध उच्चारण, मतलब इस ध का कब प्रयोग करना है, इस ध का कब प्रयोग करना है, इस भ का कब प्रयोग करना है और इस भ का कब प्रयोग करना है। ये क्या है? दोष पता नहीं है, इसलिए त्रुटि आ जाती है। अनावश्यक वर्णों का प्रयोग, ड़ और ण, इन दोनों शब्दों का मतलब, शब्दों नहीं, वर्ण, इन दोनों वर्णों का मतलब बहुत बहुत क्या, मतलब प्रयोग किया ही नहीं जाता इन दोनों वर्णों का। आगे देखो, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। कल हमने पढ़ा देवनागरी की लिपि,
देवनागरी से पहले कौन सी पढ़ी थी? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से गुप्त लिपि। गुप्त लिपि की पुत्री कौन है? कुटिल लिपि। और उससे पहले पढ़ी थी हमने ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के दो भेद थे, उत्तरी ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।